एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मेरे व्यू मास्टर में। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो भी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे सोशल मीडिया फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने प्रोजेक्ट 75I की, जिसके तहत 6 कन्वेंशनल सबमरीन बनानी है भारत को, और इसके लिए भारत की 2 कंपनियां माझगांव डॉक लिमिटेड और L&T को ऑलरेडी चुन लिया गया है। इसके अलावा 5 अलग अलग देशों की अलग अलग कंपनियों को चुना गया है। इसमें रशिया, स्पेन, फ्रांस इत्यादि देशों की कंपनियां शामिल हैं। ये माना जा रहा है कि जब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा इस प्रोजेक्ट में, जो कि लगभग 43,000 करोड़ रुपए का होगा, अगर उसमें प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा तो पहला जो सबमरीन डिलीवर होने में समय लगेगा वो 8 सालों का लगेगा। यदि इस चीजों को स्प्लिट कर दिया जाए, जो दो भारतीय कंपनी है उनमें आधा आधा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, 6 की जगह 3 सबमरीन्स का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाए, तो ये समय को हम लोग ड्रास्टिकली कम कर सकते हैं। इनफैक्ट आधा तक कर सकते हैं। आधा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाने में समय लगेगा, पर फिर भी 60 से 70% तक हमें केवल समय लगेगा अगर पुराने समय के हिसाब से बात करें तो इंडस्ट्री पार्टनर्स की तरफ से ये सजेशन भारत सरकार को जा रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको स्प्लिट कर दिया जाए, एक ही प्रकार की सबमरीन बनाई जाएगी। अगर वो माझगांव डॉक लिमिटेड को मिलती है टेक्नोलॉजी तो वो उसको L&T को ट्रांसफर कर देगा, अगर L&T को मिलती है तो माझगांव डॉक लिमिटेड को ट्रांसफर कर देगा। पर यहाँ पर पेच ये है, जो कि मेरा ये मानना है, कि वो जो कंपनी जो कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, उसके साथ जब भारतीय कंपनी सहयोग करेगी और एक डिजाइन को फाइनल करेगी, तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर यदि नहीं चाहे कि किसी तीसरी कंपनी को इसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जाए तो ये कैसे हो पाएगा। या भारत पहले ही ये प्रावधान करे कि उन 5 कंपनियों में से किसी एक कंपनी को चुना जाएगा और वो इन दोनों कंपनियों को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगी, तब जाके कुछ हो सकता है। क्योंकि जो टेंडर नोटिस है वो ऑलरेडी जारी हो चुका है, अगर उसमें कोई चेंजेस करने पड़ेंगे तो फिर से टेंडर नोटिस जारी करना पड़ेगा और तब उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा, जिसमें कि समय और थोड़ा खिंच जाएगा। पर कागजों में समय खींचने को ज्यादा बेहतर माना जाता है असल में जब प्रोजेक्ट बने वहां पर समय खिंच जाए। अगर कागजों में कुछ 1 साल का समय भी खिंचता है और प्रोजेक्ट में कुछ 3 से 4 सालों का हमें बेनिफिट मिलता है तो कागजों में उसको खींच लेना चाहिए। आज की इस न्यूज में थोड़ा भारतीय खबर कम है, विश्व की खबरें ज्यादा है। इसमें तालिबान से रिलेटेड खबर की हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि चीन का क्या कदम रहा। अफगानिस्तान में कुछ 210 अपने ऑफिशियल्स को चीन वापस ले आया है, अफगानिस्तान से बाहर निकाल दिया है। वहां के जो सिक्योरिटी सिनारियो हैं वो सही नहीं है और उसके मुताबिक ही चीन ने अपने जो ऑफिशियल्स को वुहान वापस वो ले आया है। इसमें खास बात ये हुई कि उनके कुछ 52 जो नागरिक थे वो चाइनीज वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। अफगानिस्तान से वो चाइनीज वायरस चाइना में लेकर चले आए हैं, तो उनका इलाज किया जा रहा है। पर मेन बात यह है कि वहां से अब ऑफिशियल्स के अन्य देशों के ऑफिशियल्स का भी वापस आना चालू हो चुका है। भारत ने भी अपने कुछ अधिकारियों को और कुछ कर्मचारियों को वापस भारत लाया है, पर अभी भी हमारे कई कर्मचारी और हमारा हाई कमीशन, हमारा कॉन्सुलेट वहां पर काम कर रहा है। वहीं अफगानिस्तान का एक प्रोविंस है बदगीस, जहां की कैपिटल पे अब तालिबानियों का कब्जा हो चुका है। तालिबानी वहां पर चारों ओर फैल चुके हैं। उसके लिए अफगानिस्तान ने अपने जो कमांडोज हैं उनको इस प्रोविंस में भेज दिया है, इस कैपिटल में भेज दिया है। और इस प्रोविंस के गवर्नर का ये कहना है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो काफी अच्छे तरीके से तालिबान से लड़ रहे हैं। वहां के जो पुलिस स्टेशन था और वहां की जो स्पाई एजेंसी का लोकल ऑफिस था, वहां तक उनका तालिबानियों का कब्जा हो गया था, उनको पीछे कर दिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। और इस कैपिटल को मुक्त कराने के लिए अफगानिस्तान एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। आपको पता होगा कि तालिबान के द्वारा पूरे आधे अफगानिस्तान की जो डिस्ट्रिक्ट हैं उन पे कब्जा कर लिया गया है, पर किसी भी प्रोविंस की कैपिटल पे कब्जा नहीं किया गया। ये पहली बार हुआ है तालिबान के द्वारा कि एक प्रोविंस की कैपिटल पे कब्जा किया गया, और ये बहुत बड़ी घटना मानी जा रही है। अब हम लोग बात कर लेते हैं पाकिस्तान और टर्की के रिश्तों की। पाकिस्तान और टर्की के रिश्ते कुछ इसी प्रकार से हैं कि तुम मुझे कुछ दो, मैं तुम्हें कुछ दूंगा, तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, और एक दूसरे को ये सब आयरन ब्रदर कहते हैं और पुराने सहयोगी कहते हैं। पुराने सहयोगी तो हैं, खिलाफत आंदोलन के समय से ही ये लोग सहयोगी हैं, चलिए वो बात अलग है। पर अभी एक वाकया ये हुआ है कि पाकिस्तान के द्वारा टर्की के जो लैंड फोर्सेस है, यानी कि आर्मी है, उनके कमांडर यानी कि उनके सबसे बड़े अधिकारी को निशाने इम्तियाज दिया जा रहा है, जो कि आर्म फोर्सेस में एक बेहतरीन काम करने वाले व्यक्ति को मिलता है। तो इस तरह से पाकिस्तान टर्की को खुश कर रहा है। और ये केवल पाकिस्तान की तरफ से नहीं हो रहा है, टर्की की आर्म फोर्सेस के द्वारा भी एक अवार्ड दिया गया जो कि
पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन को दिया गया, नदीम रजा को दिया गया, और ये अवार्ड का लेन देन चल रहा है, अवार्ड वो लोग खेल रहे हैं। जो टर्की का स्वार्थ है वो ये है कि पाकिस्तान के द्वारा उनको मिसाइल टेक्नोलॉजी और एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी मिल सके। पाकिस्तान का जो स्वार्थ है कि उनको ड्रोन्स मिल सके, जो कि बैरक्टर TB2 ड्रोन्स हैं। इससे पहले पाकिस्तान को चीन से भी ड्रोन्स मिल चुके हैं, विंगलुंग 2 मिल चुका है, जो कि कुछ 50 की संख्या में उनको मिलने वाला था और कुछ उनको डिलीवर हो गया है। इसके अलावा पाकिस्तान अन्य डिफेंस इक्विपमेंट भी टर्की से लेता है, तो एक दूसरे को खुश करने का काम चल रहा है। पर यहाँ पर चीन क्या कर रहा है? चीन यहाँ पर तीसरा ऐसा देश बना हुआ है जो कि ट्रायड बनाने का प्रयास कर रहा है। जिस प्रकार से भारत ने क्वाड बनाया, उसी तरह से चीन पर्दे के पीछे छुप के एक ट्रायड बनाने का प्रयास कर रहा है, ताकि विश्व जगत में इस ट्रायड का पता भी ना लगे और ट्रायड बन भी जाए। क्या जो टर्की के द्वारा पाकिस्तान से मिसाइल टेक्नोलॉजी या एयरक्राफ्ट बनाने की टेक्नोलॉजी ली जाएगी, वो क्या चीन को पता नहीं चलेगी? क्या उसमें चीन की रजामंदी की आवश्यकता नहीं होगी? बिल्कुल हो। और यदि पाकिस्तान टर्की से ड्रोन लेगा तो क्या चीन उससे नाराज नहीं होगा? बिल्कुल होगा। पर यहां पर चीन नाराजगी नहीं जताएगा, वो क्योंकि ट्रायड बनाने का प्रयास कर रहा है। वो ये चाह रहा है कि ये 3 देश कुछ इस प्रकार से काम करें ताकि यूएस को भी साधने में आसानी हो, रशिया को साधने में आसानी हो, भारत को साधने में आसानी हो। वहीं पाकिस्तान की बात चली है तो उनके प्रधानमंत्री के एक बेवकूफ़ी भरे बयान पर बात कर लेते हैं। जनरली हम लोग इस तरह के बेवकूफ़ी भरे बयान पर बात नहीं करते हैं और डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में ही बात करते हैं, पर यहाँ पर उन्होंने चाइनीज वायरस के इंडियन वेरिएंट की बात की, इसलिए बात करना यहाँ पर बहुत ज्यादा लाजमी हो गया। उनके प्राइम मिनिस्टर का यह कहना है कि पाकिस्तान में चौथी वेव आ सकती है, चाइनीज वायरस की चौथी वेव आ सकती है इंडियन वेरिएंट के कारण। एक तो उन्होंने इंडियन वेरिएंट ये नाम गलत लिया है, डेल्टा और डेल्टा प्लस वेरिएंट इसका नाम रख दिया गया, किसी देश के नाम से इसको नहीं पुकारा जाता है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। वो चाइनीज वायरस क्यों नहीं कहते हैं? बिल्कुल कहें, क्योंकि चाइना के द्वारा बनाया गया ये वायरस है, पर वो नहीं कहेंगे, पैसे मिलते हैं तो उसको बात दूर रखते हैं। अब वो कह रहे हैं कि चौथा वेव आ सकता है। यहां पर दुनिया बात कर रही है दूसरे वेव खत्म होने के बाद तीसरे वेव की, और पाकिस्तान में चौथा वेव आ गया। किस हिसाब से चौथा वेव आ गया मुझे समझ में नहीं आ रहा, उनका कैलकुलेशन किस हिसाब से चल रहा है। उनका कहने का मतलब ये है कि तीसरे वेव को उन्होंने साइलेंटली बिल्कुल खत्म कर दिया है। अब उनके यहाँ चौथा वेव आ सकता है जो कि भारत के कारण आएगा। वो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश में इस प्रकार का चीज हुई, अफगानिस्तान में हो रही है, इंडोनेशिया में हो रही है, तो हमारे देश में ये चौथा वेव ला सकती है इंडियन वेरिएंट। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर कहिएगा। इसके अलावा पाकिस्तान बलूचिस्तान में एक जगह देख चुका है, उनकी एयरफोर्स एक जगह देख चुकी है जहां पर वो अपना एयरफोर्स बेस बनाने जा रहे हैं। ये जगह बलूचिस्तान प्रोविंस के नसीराबाद डिस्ट्रिक्ट में है और इसको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है ताकि इससे बलूचिस्तान पर नजर रखी जा सके। मुझे समझ में नहीं आ रहा अभी तक पाकिस्तानी एयरफोर्स इस क्षेत्र में क्यों नहीं अपना बेस बनाई हुई थी, और जब उनको लग रहा है कि ये क्षेत्र उनके हाथ से जाने वाला है तब वो जाके यहाँ पर बेस बना रहे हैं, अपना एयर बेस बना रहे हैं। इसके लिए उनके द्वारा लैंड एक्विजिशन कर लिया गया है और काम बहुत तेजी से किया जाना है, ऐसा कहा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। वहां के जो प्रशासन है उनको भी अलर्ट कर दिया गया है कि इस जगह पाकिस्तानी एयरफोर्स का जो बेस है वो बनने वाला है और काम सुचारू रूप से चलने दिया जाए। बात कर लेते हैं फ्रांस के द्वारा अपना एक लेजर वेपन ट्रायल किया गया। एक्चुअल में ये पूरी तरह से लेजर वेपन नहीं है, ये एक ड्रोन को मार गिराने वाला लेजर वेपन है या ड्रोन से सुरक्षा देने वाला सिस्टम है। इस लेजर वेपन की जो मारक क्षमता कही जा रही है वो 1 किलोमीटर की कही जा रही है और इस जो सिस्टम का डिटेक्शन की रेंज है वो 3 किलोमीटर से लेके 1.8 किलोमीटर तक कही जा रही है। तो इसी प्रकार का जो सिस्टम है वो तो आसानी से डीआरडीओ ने ऑलरेडी बना दिया है और अब हमारे वहां डिप्लॉय भी होने वाला। फ्रांस ने कुछ अलग काम नहीं किया, हालांकि फ्रांस का ये दावा है कि यूरोप में इस प्रकार का सिस्टम पहला सिस्टम है और उनकी एक प्राइवेट कंपनी ने इसको पब्लिक फंड लेकर बनाया है और अब वो कह रहे हैं कि इसको हम आर्म फोर्सेस में इस्तेमाल करेंगे। अपने जितने भी लोकेशन है आर्म फोर्सेस की या अपने फोर्सेस की, मिलिट्री फोर्सेस की, वहां पर इसका डिप्लॉयमेंट करेंगे। एक अच्छी बात है उनके लिए, पर ऑलरेडी हमारे पास ये सिस्टम है और बेहतर सिस्टम है। डीआरडीओ ने ऑलरेडी इसको काफी टेस्ट किया हुआ है। जो फ्रांस का सिस्टम बना हुआ है उनका कहना है कि 2024 के ओलंपिक में वो इसको लगाएंगे और इसलिए इसको ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।